झूठ के शरीफ झूठे इसीलिए क्योंकि पठानकोट हमले में भारत के सबूत एक बार फिर पाकिस्तान झुठलाने पर तुल गया है। सरहद पार से आतंकवादी आते हैं, भारत के सीने पे गोलियां दागते हैं, पाकिस्तान उसके बाद उनसे कन्नी काट लेता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसने भारत के सबूतों की पड़ताल के दौरान झेलम में, सियालकोट में आज छापे मारे, लेकिन पकड़ कोई नहीं आया। उल्टे पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि भारत की ओर से दिए गए आतंकवादियों के नंबर पाकिस्तान के हैं ही नहीं। झूठे शरीफ इसीलिए भी क्योंकि भारत के सबूतों की जांच के लिए बनी संयुक्त जांच कमेटी में खुद आईएसआई शामिल है, उसमें पाकिस्तानी फौज का मिलिट्री इंटेलिजेंस शामिल है। ये वही आईएसआई है, ये वही मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो भारत के खिलाफ हर बड़े हमले की सूत्रधार बनती रही है। ऐसे में क्या आशा की जाए कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज बाकायदा आतंकवादियों को पकड़कर भारत को सौंपने वाली है, या ये सिर्फ एक मजाक है जिसे पाकिस्तान भारत को किसी न किसी तरह से डराकर, कहीं ये बताकर कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहता है कि बस बातचीत आगे बढ़ जाए। शरीफ साहब का मौन व्रत आसानी से नहीं टूटता, और जब मुद्दा दहशतगर्दों का हो, जब मुद्दा अपनी मिट्टी में उनके पलने का और हिंदुस्तान पर हमले का हो, तब तो वो असीम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते तो शिद्दत और मोहब्बत से हैं, लेकिन आईएसआई के आगे नतमस्तक होना नहीं भूलते। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की इजाजत के बिना एक भी कदम नहीं भरते। शायद इसीलिए अमेरिका और भारत के दबाव में पठानकोट हमले की जांच का पर्दा तो उन्होंने जरूर बुना, लेकिन जल्द ही ये पर्दा तार तार होने लगा। खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत के दिए सबूतों पर शुरुआती जांच पूरी कर ली है और कह दिया है भारत ने जो मोबाइल नंबर जांच के लिए पाकिस्तान को दिए थे, वो नंबर पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है। भारत ने इतने सबूत नहीं दिए हैं कि उन पर हम कोई कार्रवाई कर सकें। हमने झेलम और सियालकोट में छापे डाले हैं, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। यानी ढाक के वही तीन पात, न कोई गिरफ्तारी, न किसी बड़े आतंकवादी चेहरे पर कानूनी कार्रवाई। ये हाल तब है जब खुद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नवाज शरीफ को फटकार लगाई थी। ये हाल तब है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पठानकोट हमले के बाद शरीफ से बात की थी और कार्रवाई पर जोर दिया था। भारत का यही दर्द रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के शब्दों में झलका। If someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such activity. गर्व और दर्द एक साथ। गर्व अपने उन शहीदों पर जिन्होंने पठानकोट एयरबेस की रखवाली करते हुए वीर गति प्राप्त की, और दर्द इस बात पर कि एक बार फिर हमारे भरोसे का खून हुआ। लेकिन अफसोस, इस गर्व और दर्द में झूलते हिंदुस्तान को अभी और हमलों के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू से खबर आ रही है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर, दिल्ली या आगरा में बड़े हमले हो सकते हैं। सेना ने इसे देखते हुए 9 कॉम्बैट टीमें अलर्ट पर रखी हैं। ये टीमें लखनपुर से कश्मीर तक हमले की सूरत में कहीं भी जल्दी पहुंचेंगी। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर और दीनानगर, वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा और हीरानगर में आतंकवादी हमलों का खतरा बढ़ चुका है। सीमा के उस पार बड़ा भाई मंसूर नाम के एक गाँव में आतंकवादियों के ग्रुप तैयार बैठे हैं। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के अलावा लश्कर भी हमले कर सकता है। निशाने पर दिल्ली और आगरा भी हैं। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि जैश की अफजल गुरु ब्रिगेड ने ही पठानकोट पर हमला किया था। सेना की 9 कॉम्बैट टीमें अलर्ट पर हैं और इनमें से 5 टीमें खास तौर पर उधमपुर में रखी गई हैं। हर कॉम्बैट टीम में 100 एलीट कमांडो हैं। भले ही पाकिस्तान ने पहल की हो कि वो पठानकोट एयरबेस के आतंकियों तक पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि सीमा पार से आतंकी जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके चलते पूरे राज्य में हाई अलर्ट किया गया है और 9 कॉम्बैट टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले और उससे जुड़े भारत के सबूतों की पड़ताल के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों की जो संयुक्त जांच टीम बनाई, उसमें न सिर्फ आईएसआई को शामिल किया बल्कि पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। दोनों ही भारत विरोध पर जन्मे हैं और दोनों ही भारत विरोध की खाद पाकर ही फलते फूलते हैं।
ऐसे में क्या हिंदुस्तान निष्पक्ष जांच का भरोसा कर सकता है? क्या भारत ये मान सकता है कि नवाज शरीफ की ये कोशिश ईमानदार है? वाकई में वो इस बार जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर को सलाखों के पीछे डालेंगे? इस हमले के लिए जिम्मेदार समझा जा रहा है जैश ए मोहम्मद। वो एक प्रतिबंधित संगठन है पाकिस्तान में भी, और इसके कई सदस्य पहले भी पाकिस्तान में सजा काट चुके हैं, कईयों को फांसी तक दी गई है। ये मुशर्रफ पर हमले के लिए भी दोषी पाए गए थे, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये आसान होगा इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना। इन्वेस्टिगेशन टीम में जो लोग शामिल हैं उसमें आईएसआई भी शामिल है, और आईएसआई तो खुद इन्वॉल्व है, तो खुद अपने आप को क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, ह्यूज क्वेश्चन मार्क। तो क्या एक बार फिर भारत चला जाएगा? एक बार फिर हम भरोसा करेंगे और सरहद पार बैठे शैतान ज़ादे अगले हमले की साजिश बुनेंगे? कुलबुलाहट भारत में जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि बातचीत पठानकोट हमले की जांच को लेकर हुई। इसी के बाद खबर आई कि भारत ने पठानकोट हमले में आए आतंकवादियों की पक्की पहचान के लिए इंटरपोल की मदद मांगने का फैसला किया है। भारत इंटरपोल से कहेगा कि वो पठानकोट हमले के बारे में ब्लैक कॉर्नर नोटिस जारी करे। ब्लैक कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती। समझा जा रहा है कि भारत चाहता है कि हमले के दौरान मारे गए आतंकवादियों की पक्की पहचान के लिए इंटरपोल ये ब्लैक कॉर्नर नोटिस जारी कर दे। हालांकि इंटरपोल के पुराने अनुभव भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे अंडरवर्ल्ड हो या फिर आतंकवाद, इंटरपोल के सक्रिय समर्थन या मदद के बल पर कोई बड़ा केस आज तक सुलझाया नहीं जा पाया है। जम्मू से पवन शर्मा और दिल्ली से अरुण सिंह और एहतशाम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। एक बात पक्की है कि इस बार शरीफ की राह इतनी आसान नहीं है। इस बार बचना आसान नहीं है। इस बार आतंकवादियों पर सख्ती का, गिरफ्तारियों का दबाव भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा है, और इसीलिए इस बार शरीफ की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है, उनके संगी साथी तो भारत के खिलाफ साजिशों पर ही जिंदा है, तो शरीफ उनसे कितने अलग, कितने ईमानदार बन सकेंगे, और उसके बाद क्या खुद की कुर्सी भी बचा सकेंगे? इस बीच दिल्ली में गुरदासपुर के एसपी से एनआईए ने घंटों तक पूछताछ की और आतंक पर सियासी टकराव भी जारी रहा। क्या आप जानते हैं नवाज शरीफ के 3 यार कौन से हैं? पहला यार ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दूसरा यार IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और तीसरा यार MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस या कहिए फौज। शरीफ साहब की ये 3 यार मिलकर पठानकोट हमले में पाकिस्तानी गुटों की भूमिका और भारत के सबूतों की जांच कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले नवाज शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया था। आइए आपको दिखाते हैं उस बैठक में शामिल हुए शरीफ ज़ादे कौन कौन थे। आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान, NSA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर खान जंजुआ, विदेश मामलों में PM के सलाहकार सरताज अजीज, विदेश मामलों में PM के विशेष सहयोगी तारिक फतेमी, वित्त मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ। नवाज शरीफ के दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले को शरीफ के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी आ रही खबरों के मुताबिक शरीफ की साख दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाहते हैं कि पठानकोट हमले की तह तक पहुंचा जाए और वो खुद सक्रिय होकर इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ से भी बात की, उन्हें साथ लिया। इस जांच पर आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के रिश्ते निर्भर करते हैं। इस बीच पठानकोट हमले की जांच भारत में भी जारी रही। खासतौर पर गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह से NIA के दिल्ली मुख्यालय में घंटों पूछताछ हुई। उनकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि सलविंदर के टेलीफोन कॉल्स की डिटेल और उनके बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। ये वही सलविंदर सिंह थे जिन्होंने ये दावा किया था कि पठानकोट एयरबेस पर हमले से ऐन पहले उन्हें, उनके दोस्त और रसोइये को आतंकवादियों ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया था। अब NIA उनकी जिंदगी के पुराने पन्ने उलट रही है, देखने के लिए कि कहीं उनका कोई रिश्ता अपराधियों या ड्रग्स के सीमा पार के डीलर से तो नहीं रहा। NIA SP के रसोइये मदन गोपाल और दोस्त राजेश वर्मा से भी पूछताछ करेगी। गुरदासपुर के SP सलविंदर से लंबी पूछताछ के बाद NIA को कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसके बाद उसके रसोइये से भी पूछताछ करना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए NIA ने रसोई से पूछताछ के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की सही दिशा तय करने का निर्णय लिया है।
इस बीच जांच के बीच आतंक पर सियासत भी जारी रही। क्या इन तथ्यों और सबूतों पे पाकिस्तान ने कोई भी कदम उठाया है, और अगर उठाया तो क्या कदम है? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की जो वक्तव्य है बड़ा स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या ये वक्तव्य नकारा जा सकता है? इतनी संतुष्टि है कि नहीं? और अगर नहीं है तो ये स्पष्ट होना चाहिए। 4 दिन बचे हैं टॉक्स के लिए। जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, और उस आक्रोश का जो प्रकटीकरण है, जब नवाज शरीफ साहब का फोन आया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने उनको स्पष्ट किया और कहा कि समय सीमा के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ जो संगठन है वह उनका कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की ओर से 15 जनवरी तक भारत को क्या कुछ हासिल होता है। यकीनन पाकिस्तान के रुख पर ही दोनों देशों के बीच वार्ता का भविष्य लटका हुआ है। सरकार पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर बातचीत तो करना चाहती है, लेकिन ये संदेश भी नहीं देना चाहती कि उसके रुख में किसी तरह की नरमी आई है। जाहिर है दोनों चीजें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। सरकार को एक तरफ अपने राजनीतिक विरोधियों के हमलों को झेलना है, वहीं दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये संदेश भी देना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी कड़ी नीति अभी भी जारी है। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। पठानकोट हमला, उसके बाद JIT और 7वें छापे। क्या भारत पाकिस्तान के साथ अब बातचीत करेगा? आखिर 15 जनवरी को क्या होगा? एक हिंदी अखबार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसमें डोभाल के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान से 15 जनवरी को होने वाली सचिव स्तर की वार्ता तभी होगी जब पठानकोट के सबूतों पर ठोस कार्रवाई हो। पाकिस्तान की ओर से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि पठानकोट हमला भारत पाक संबंध बिगाड़ने की साजिश है, लेकिन ऐसी साजिशों से अब दोनों देशों के बीच बातचीत प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के एक तथाकथित इंटरव्यू ने तस्वीर का दूसरा ही रुख पेश कर दिया। अब जब तक पाकिस्तान पठानकोट के गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा और भारत उस एक्शन से संतुष्ट नहीं होगा, तब तक कोई शांति वार्ता नहीं करेगी। इसी के तहत भारत ने 15 जनवरी को लाहौर में होने वाली इंडो पाक सेक्रेटरी लेवल मीट भी कैंसिल कर दी है। अब एक्शन से पहले कोई बात नहीं। इंटरव्यू सामने आते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया कि सरकार में भ्रम की स्थिति है। लगता है मुझे कि उतना ही कंफ्यूजन पाकिस्तान में है जितना कि हिंदुस्तान में है, तो जब तक कि स्पष्टीकरण हमारे सामने नहीं आते तब तक कुछ खास टिप्पणी देना मुश्किल रहेगा। बवाल बढ़ता देख NSA डोभाल ने सफाई दी कि उन्होंने किसी तरह का इंटरव्यू दिया ही नहीं, लेकिन उनकी इस सफाई के बाद भास्कर की ओर से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया। अखबार का दावा है कि इसमें आवाज अजीत डोभाल की ही है। 15 जनवरी को जो इंडो पाक फॉरेन सेक्रेटरी मीट्स होनी थी, तो उसको लेके अभी की कंडीशंस के हिसाब से आपके हिसाब से क्या लगता है? वो नहीं, अभी के कंडीशन के अंदर में कुछ नहीं है। अभी का कंडीशन ये है कि हमने उनसे कहा कि आप क्या क्या करें जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया? मतलब कब तक? जब वो करेंगे उसके बाद में बात आगे बढ़ेगी। अच्छा, जब तक वो नहीं, तब तक वो सेक्रेटरी मीट नहीं होगी अभी, तब डेट पर तभी फिक्स होंगी। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से पहले भी इस तरह की बात आ चुकी है कि भारत की ओर से ठोस सबूत पाकिस्तान को मुहैया करा दिए गए हैं। अब इंतजार है पाकिस्तान की ओर से होने वाली ठोस कार्रवाई का। माना जा रहा है कि झेलम और सियालकोट में शुरू हुई धरपकड़ उसी सख्ती का नतीजा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि ये कार्रवाई 26/11 के मुकदमे जैसी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।